Welcome. The topic we are now discussing it is infective endocarditis. As the name is suggesting, there is going to be infection of the endocardium. Endocardium का मतलब क्या होता है? The innermost layer of the heart. Here you can see in this diagram, ये जो आपको येलो कलर की लाइनिंग दिख रही है अंदर सबसे अंदर की तरफ, that is endocardium. अब आपके और मेरे को ये इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी लाइफ टाइम में बहुत कम है. बिकॉज होता क्या है, ये जो एंडोकार्डियम होती है, जो हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर होती है, दिस वेरी स्मूथ एंड देयर इज अ वेरी हाई फ्लो ब्लड इज हैपनिंग. सो बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी स्मूथ होती है कि वो स्लिप करके आगे निकल जाता है ब्लड फ्लो के साथ में. सो देयर इज वेरी अनलाइकली चांस दैट यू एंड मी विल डेवलप इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस. तो ये किसको होने की प्रोबेबिलिटी है? ये उनको होने की प्रोबेबिलिटी है जिनका एंडोकार्डियम थोड़ा सा खराब हो गया या रफ हो गया. और वो तब हो सकता है जब उसको कोई दूसरी प्री एग्जिस्टिंग इलनेस थी एंडोकार्डियम से रिलेटेड, जैसे कि कोई वाल्वुलर प्रॉब्लम, मिट्रल रिगर्गिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस या फिर कोई वाल्वुलर प्रॉब्लम. बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि एंडोकार्डियम रफ हो जाता है. एंडोकार्डियम तो वाल की सरफेस पे भी है, वो रफ हो जाएगा और उसके ऊपर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द बैक्टीरिया विल एडहेयर. सेकेंड, इफ देर इज अ वाल्वुलर सर्जरी दैट हैज बीन डन या फिर कोई कार्डियक सर्जरी की गई है, तो उसके बाद वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं. अदरवाइज बहुत ही कम चांस है कि एक कंप्लीटली हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो रहा है. सो अगर ये होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, द मोस्ट कॉमन कॉज ओवरऑल इट इज स्टेफ ऑरियस. The most common cause of infective endocarditis is Staph aureus. और infective endocarditis होने की सबसे ज्यादा रिस्क कौन से कार्डियक लीजन में होती है? The cardiac lesion which has the highest risk, it is mitral regurgitation. If someone is suffering from mitral regurgitation, उसको बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो जाए. अभी हम आगे पैथोजेनेसिस में इसको डिस्कस भी करेंगे. एंड विच कार्डियक लीजन हैज द लोएस्ट रिस्क? लोएस्ट रिस्क होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में. In atrial septal defect there is a very less chance of infective endocarditis. So mitral regurgitation में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो जाएगा उसको. ASD में सबसे कम रिस्क होता है, और क्योंकि ASD में सबसे कम रिस्क होता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हैज द लीस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस. सो द पेशेंट डज नॉट रिक्वायर प्रोफिलैक्सिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस. मतलब कि हमको इनको प्रोफिलैक्टिक एंटीबॉडी नहीं देने पड़ते. वी डोंट हैव टू गिव द प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स टू द ASD पेशेंट. But for a MR patient, we have to give the prophylactic antibiotic for for the infective endocarditis, क्योंकि उसके अंदर होने की probability बहुत ज़्यादा थी. ये वाला क्वेश्चन नीट पीजी एग्जाम में आया था, that which has the lowest risk and which has the highest risk. The highest risk is seen in MR and the lowest risk is seen with atrial septal defect. Now, other than that, who else is having? अगर किसी की valvular surgery हुई है, if there is a valvular surgery has been done, वाल रिप्लेसमेंट किया है, प्रोस्थेटिक वाल लगाए, तब भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होने के चांस है. अगर ये सर्जरी के विदिन few months, within 2 months, within 3 months, if it is happening, within 2 months if it is happening, then it is most likely it is caused by Staph epidermidis. And if it is happening after 2 months of the valvular surgery, then it's not acute infection that is happening after surgery. So this is referred as the subacute बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस. और ये जो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस होता है, दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज साबे. दिस सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डिटिस इट्स कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस. So prosthetic valve surgery के बाद में there are two possibilities. If it is happening within 2 months of the surgery, it is epidermidis, and if it is happening after that, it's subacute infection, and that is caused by viridins. IV drug abusers में भी infective endocarditis होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि those who are taking the IV drugs generally they don't clean this area, और वो डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देते हैं IV drugs के. अगर जो IV drugs ले रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो क्योंकि वो यहाँ पे क्लीन नहीं करते, हमारी स्किन के ऊपर भी बहुत सारा स्टेफ ओरियस होता है, तो वो स्टेफ ओरियस जो होता है ब्लड के अंदर चला जाता है, वेनस ब्लड, और सारा वेनस ब्लड कहाँ पे पहुंच रहा है? राइट एट्रिया में. राइट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड जाएगा तो ट्राइकस्पिड वाल को क्रॉस करेगा. तो आईवी ड्रग एब्यूजर्स में जो मोस्ट कॉमन वाल में इंफेक्शन होता है दैट इज ट्राइकस्पिड वाल. एंड ट्राइकस्पिड वाल में कौन से ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन होगा? स्टेफ ओरियस. But it doesn't mean कि IV drug abusers will have only the right-sided infective endocarditis. उनमें भी लेफ्ट में भी हो सकता है, और ऐसा देखा गया है कि अगर IV drug abuser को लेफ्ट साइड में infective endocarditis हो रहा है, मतलब कि मिट्रल वाल, एओर्टिक वाल वहां पे हो रहा है, it is mainly caused by enterococcus.
जिन लोगों को कॉलन कैंसर होता है उनके अंदर भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस होने की रिस्क होती है, एंड दैट इज वाया द स्ट्रेप्टोकोकस बोविस. Bovis infection is common in colon cancer patients. So these are some special situations are there कि वो आपको हिंट देते हैं कि पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूजर था और उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो गया. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म? देन यू हैव टू सी कि पेशेंट राइट साइड में इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हुआ है या लेफ्ट में हुआ है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू गिव द आंसर. एंड इफ दे से दैट द पेशेंट का उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और बोला कि ओवरऑल विच इज द मोस्ट कॉमन, ओवरऑल मोस्ट कॉमन इज स्टेफ ऑरियस. ओवरऑल मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस स्टेफ ऑरियस. Now let's understand the pathogenesis. Very important. इसका इस पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही पैथोजेनेसिस है. Let's understand the pathogenesis. See what is happening in infective endocarditis is normally, for example, here is the representation of the heart. Let's take an example. Let's say there is a 20-year-old female. 20-year-old female. उसको बचपन में rheumatic fever हुआ था. Rheumatic fever की वजह से उसको mitral regurgitation हो गया. एंड यू नो दैट rheumatic fever अगर कोई परमानेंट कार्डियक प्रॉब्लम कराता है, बिकॉज ऑफ rheumatic fever if there is a permanent cardiac problem that is called as rheumatic heart disease. So basically there was a 20-year-old female and she was suffering from rheumatic heart disease, and that was mitral regurgitation. What happens in mitral regurgitation is the mitral valve is not closing properly. mitral valve अच्छे से बंद नहीं हो रहा है. तो what happens is during the systole when the left ventricle is contracting and ejecting the blood in the aorta, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था और ब्लड को एओर्टा में भेज रहा था, उस टाइम मिट्रल वाल्व को बंद होना था. बट क्योंकि इसका मिट्रल वाल्व बंद नहीं होता था तो ब्लड रीगर्गिटेट कर रहा था बैक. द ब्लड वाज रीगर्गिटेटिंग बैक, एंड दिस जेट ऑफ ब्लड व्हिच वाज गोइंग बैक इन द लेफ्ट एट्रिया, ये जो जेट ऑफ ब्लड जाता है बहुत फास्ट जाता है, बहुत तेज जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एंडोकार्डियम है, इस जगह का जो एंडोकार्डियम है वो थोड़ा सा कट जाता है. देयर इज गोइंग टू बी डैमेज टू द एंडोकार्डियम इन दिस एरिया. सो आई कैन से the regurgitant jet of blood will lead to damage to the endocardium of mitral valve. mitral valve का एंडोकार्डियम खराब हो गया, थोड़ा सा रफ हो गया. अगर मिट्रल वाल्व का एंडोकार्डियम रफ हो जाएगा तो हमारी बॉडी में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बॉडी उसको खुद से ठीक करने की कोशिश करती है. अब यहाँ पे कैसे ठीक करेंगे? ये जो रफ पैचेस बन जाते हैं इनको कवर कर देते हैं प्लेटलेट से. द प्लेटलेट्स आर गोइंग टू कवर दीज एरियाज. ये जहां जहां पे भी रफ पैच बन गए वहां पे प्लेटलेट जुड़ जाते हैं, और साथ में प्लेटलेट के साथ एक प्रोटीन भी जुड़ जाता है, एंड दैट इज फिब्रिन. सो बेसिकली दीज एरियाज विल बी कवर्ड. द इरोजन्स आर कवर्ड वाया erosions are covered via platelet plus fibrin. प्लेटलेट और फिब्रिन उसको कवर कर देते हैं. एंड अभी तक इस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, केवल उसको मिट्रल रीगर्गिटेशन था. मिट्रल रीगर्गिटेशन की वजह से एंडोकार्डियम थोड़ा सा कट गया, और उस एंडोकार्डियम जो कटा हुआ था उसको कवर किसने किया? प्लेटलेट एंड फिब्रिन ने. तो फिब्रिन क्योंकि एक फाइब्रस प्रोटीन है तो यहाँ पे ऐसे फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जो फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इनको हम बोलते हैं वेजिटेशंस. सो देयर इज अ वेजिटेशन फॉर्मेशन. नाउ सो फार देयर इज नो सिम्टम दैट दिस पेशेंट इज हैविंग, क्योंकि अभी तक तो कोई इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है, कोई बैक्टीरिया आया ही नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस इज वन डे दिस लेडी 20-year-old फीमेल शी वेंट टू अ डेंटिस्ट. इसको डेंटल कैविटी था तो उसको ठीक कराने के लिए गई, एंड द डेंटिस्ट हैज डन द रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आरसीटी किया. जब आरसीटी करते हैं तो आपको पता है जब भी डेंटल प्रोसीजर करते हैं तो बहुत सारा ब्लीडिंग भी होता है, एंड अ लॉट ऑफ बैड बैक्टीरियाज आर देयर इन द डेंटल कैविटीज. दे गेट अ चांस टू एंटर इन द ब्लड एट दैट टाइम. सो what happened was she was already having these vegetations. उसके मिट्रल वाल्व की सरफेस पे कुछ इस तरीके के वेजिटेशंस बने हुए थे जो कि प्लेटलेट और फिब्रिन से बने थे, something like this. Now what happened was she went for a dental procedure. When she went for a dental procedure, the bacteria has entered in the blood. The bacteria has entered in the blood. जब बैक्टीरिया ब्लड में आ जाता है that is called as bacteremia. So this lady has developed bacteremia. अब बैक्टीरियमिया ऐसा नहीं कि डेंटल प्रोसीजर के बाद ही होता है. बैक्टीरियमिया कैन हैपन आफ्टर स्किन वुंड ऑल्सो. अगर किसी को स्किन पे वुंड हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे वुंड हो गया, तो यहाँ से भी बैक्टीरिया इसके ब्लड के अंदर चला जाएगा. सो स्किन वुंड, डेंटल प्रोसीजर, दीज आर द कॉमन थिंग्स विच लीड्स टू बैक्टीरियमिया. अब ये बैक्टीरिया घूमते घूमते
via blood it will reach in the left atria and it will cross the mitral valve. और mitral valve की सरफेस पे क्या बने हुए थे? वेजिटेशंस. आपके और मेरे अंदर तो नहीं है, इस लेडी के अंदर थे. तो ये बैक्टीरिया अब इस वेजिटेशन से चिपक जाएगा. These bacteria are going to attach to these vegetations and now they are going to proliferate. So we can say bacteria will attach with vegetation and will grow, and this particular thing is referred as bacterial infective endocarditis. Called as bacterial infective endocarditis, right? So bacterial infective endocarditis में जो वेजिटेशन है वो तीन चीजों से मिलके बने हैं. What are the three things which are there in the bacterial infective endocarditis? Yes, there is platelet, there is fibrin, plus there is bacteria. These are the three things which are there on the vegetations of bacterial infective endocarditis. Bacterial infective endocarditis. इससे पहले मैंने आपको बोला कि इस पेशेंट में वेजिटेशंस तो थे. आप ऊपर वाले में भी देखो, उसमें भी वेजिटेशन थे, यहाँ पे भी वेजिटेशन है. यहाँ पे बैक्टीरिया अटैच हो चुका है, ऊपर वाले में बैक्टीरिया नहीं था. तो क्योंकि ऊपर वाले वेजिटेशन में बैक्टीरिया नहीं था, उन वेजिटेशन को हम बोलेंगे नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशंस. The earlier vegetations were non-bacterial, and these non-bacterial vegetations are also called as Marantic vegetations. The non-bacterial vegetations are also called as Marantic vegetations. So जिनको मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है उनके अंदर मारांटिक वेजिटेशन तो बने हुए ही होते हैं, नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशन तो बने हुए ही होते हैं. जब भी बैक्टीरियमिया होगा, बैक्टीरिया आएगा और वेजिटेशन पे आके चिपक जाएगा और कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा, एंड इट विल लुक लाइक दिस. हियर यू कैन सी, दिस इज द इमेज ऑफ हैरिसन. यू कैन सी हियर, दीज आर द वेजिटेशंस. ये जो आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है मिट्रल वाल की सरफेस के ऊपर, these are the vegetations. Here are the vegetations. You can see these are the vegetations which are there on the surface of the wall, right? Then because of this bacteria is proliferating there. अब बैक्टीरिया यहाँ पे proliferate करेगा और धीरे धीरे इतना proliferate करेगा, जब कभी भी बैक्टीरिया proliferate करता है तो वहां पे पस बना देता है. So there will be pus formation. Pus formation हो जाएगा. Along with the pus formation, अगर बहुत ज्यादा पस इकट्ठा हो जाता है, that will lead to abscess. और अगर वाल्व की सरफेस पे abscess बनता है, that is called as a ring abscess. So this patient can have ring abscess, pus formation, ring abscess can be there. So these are the various problems that can be there in these patients. There are, other than that, there are two more things that is going to happen, and that is very important part in this entire chapter. अब आप आंसर करना. अभी मैंने आपको बोला कि इस पेशेंट के अंदर जो वेजिटेशन अब बन गए थे बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में, वेजिटेशन में तीन चीज थी, प्लेटलेट, फेब्रिन, एंड उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. अब कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरिया यहाँ से ग्रो करता रहता है और ये वेजिटेशन यहाँ से टूट जाते हैं. दिस वेजिटेशन विल ब्रेक आउट. When these vegetation will break out, these vegetation will fall in the cavity of the left ventricle. Left ventricle cavity में आ गया ये vegetation. अब ये vegetation blood flow के साथ कहीं पे भी जा सकता था. It can come in the aorta, and via aorta it will travel anywhere in the body and will create some further problems. If this vegetation will travel in the different areas and create some other problems, these two problems are referred as vascular problems, means the vascular phenomena, or the immunological phenomena. There are two types of problems that can be there, vascular and immunological. Vascular problem and immunological problem. When it comes to the vascular problem, the vascular phenomena, let's understand what are the various vascular phenomena are there and what are the various immunological phenomena are there. सबसे ज्यादा एमसीक्यू इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में यहीं से आते हैं. vascular phenomena क्या होता है, immunological phenomena क्या होता है. It's very simple and interesting also. See, first let's talk about vascular phenomena. अभी तक मैंने आपको बोला कि ये जो वेजिटेशंस थे ये तीन चीजों से बने हुए थे. There were platelet, there were fibrin, and there was bacteria. Now what is happening is these are the ones, they are getting bulky and they will break out. When they will break out, the vegetation will come in the cavity of the left ventricle and it will look like this. Here is the platelet, bacteria and fibrin, something like this. अब ये vegetation जो है blood flow के साथ कहीं पे भी जा सकते हैं and they can create the different problems.
and that is called as the vascular phenomena, क्योंकि blood vessel के through जा रहे हैं. For example, these vegetation via the aorta, they will come in the carotid artery. Via the carotid artery, these vegetation will go all the way to the brain, and they will damage the blood vessels in the brain. And because of that, there is going to be decrease in the blood supply, or there can be problem in the blood supply in the brain, and that is called as stroke. So because of the vascular phenomena, the patient of infective endocarditis can develop stroke. Cerebrovascular accident हो सकता है. ये जो वेजिटेशंस थे, ऐसा भी हो सकता था कि ये घूमते घूमते पहुंच जाते आंख के अंदर, और अगर कंजेक्टिवा के अंदर जाके कहीं छोटी सी ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते तो वहां पे कुछ इस तरीके से रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते कंजेक्टिवा पे, एंड दीज आर द सब कंजेक्टिवल हेमरेजेस. There is going to be subconjunctival hemorrhage. These vegetation could have gone to the palm and sole, और अगर palm और sole पे पहुंच जाते तो कुछ इस तरीके के black spots बन जाते. These are called as the Janeway lesions. These Janeway lesions are going to be painless. palm and sole पे देखने को मिलता है. These vegetation could have gone to the nail plate, और नेल प्लेट के नीचे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आपको हेमरेज देखने को मिलते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द स्प्लिंटर हेमरेज. दीज वेजिटेशन कुड हैव गॉन टू द लंग्स, और लंग्स के अंदर कोई छोटी सी आर्टरी को जाके ये वेजिटेशन जो है बंद कर देते उन आर्टरीज को, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती, एंड दैट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म. So you can see that these are the various vascular phenomena that are there. Basically क्या हो रहा है कि वो blood vessel को जाके बंद कर रहा है. ये vegetation जो है, they are going forward with the blood flow, and at one point the blood vessel lumen will be so less, they are going to obstruct the blood supply. इनफैक्ट कभी कभी तो क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं जो हमारे फिंगर टिप को सप्लाई कर रहे हैं, ये उनको जाके ब्लॉक कर देते हैं, और उसकी वजह से फिंगर का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका नेक्रोसिस हो जाता है, इस्चेमिया हो जाता है. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. हियर यू कैन सी इन दिस इमेज इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के पेशेंट में कुछ इस तरीके का भी फीचर देखने को मिल सकता है. दिस इज अ इमेज फ्रॉम द हैरिसन. यू कैन सी देयर इज अ इन्फेक्शन दैट इज हैपनिंग. देयर इज अ इन्फेक्शन दैट इज हैपनिंग ड्यू टू स्टेफ ओरियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस. These are the spots that you can see is the Janeway lesions. These are the painless lesions which you can see. The painless lesions which are referred as the Janeway lesions. So in the image A, we have the Janeway lesions, and in the image B, we are having the ischemia that is happening in the digits, the terminal parts of the digits. There are few more things that can happen as a vascular phenomena. ऐसा भी हो सकता था कि ये जो vegetations थे ये जाते और ये settle हो जाते blood vessel की wall के अंदर ही, वेसल वॉल पे ही चिपक जाता. कभी कभी ये वेजिटेशन जो है वहां से निकलता है, हार्ट से निकलता है, और किसी बड़े ब्लड वेसल में जाके चिपक जाता है और वहीं पे प्रोलिफरेट करता है. और अगर ब्लड वेसल में ही प्रोलिफरेट करेगा तो ऐसा हो सकता है कि उस ब्लड वेसल के अंदर पस बन जाए, वेसल वॉल जो है खराब हो जाए. नॉर्मली द वेसल वॉल्स आर हार्ड, but now because there is so much of pus formation inside the blood vessel, so the blood vessel wall will become very fluffy, गीला सा हो जाएगा. उसकी वजह से ब्लड वेसल का आर्किटेक्चर खराब हो जाएगा और ब्लड वेसल कुछ इस तरीके से abnormally dilated हो जाएगा, and this is referred as mycotic aneurysm. This is referred as mycotic aneurysm. ऐसा भी हो सकता था कि ये यहाँ से वेजिटेशन माइग्रेट किया, यहाँ से निकला और ये जाके सेटल हो गया स्प्लीन के अंदर. अगर स्प्लीन के अंदर सेटल हो जाएगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, फॉर एग्जांपल हियर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट. हियर इज द स्टर्नम, द रिब केज. वी नो दैट कि स्प्लीन जो होता है दैट इज बिहाइंड द लेफ्ट साइड ऑफ द कोस्टल मार्जिन. यहाँ पे स्प्लीन था, तो ये वेजिटेशन वहां पे जाके स्प्लीन में सेटल हो जाएगा और धीरे धीरे स्प्लीन के अंदर पस बनाने लग जाएगा. देयर विल बी पस फॉर्मेशन इन द स्प्लीन एंड द स्प्लीन साइज विल इंक्रीज. एंड हमें पता है कि स्प्लीन जो होता है यहाँ से ग्रो करना चालू करता है लेफ्ट साइड से और राइट इलियक फोसा की तरफ ग्रो करता है. सो बिकॉज देयर इज अ पस फॉर्मेशन इन द स्प्लीन, द पेशेंट विल डेवलप स्प्लीनिक एब्सेस, एंड बिकॉज ऑफ स्प्लीनिक एब्सेस द पेशेंट विल हैव स्प्लीनोमेगाली. So an infective endocarditis patient can have the splenomegaly also because of splenic abscess, and these all are the vascular phenomena. They all are the vascular phenomena. यहाँ से vegetation टूटा
वो अलग अलग जगह गया और ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की. इट कैन बी स्ट्रोक, इट कैन बी सब कंजक्टिवल हेमरेज, द पेनलेस लीजन्स, जानवे लीजन्स, इट कैन बी स्प्लिंटर हेमरेज, कैन बी pulmonary embolism, mycotic aneurysm, or it can be splenic abscess, or it can be necrosis of the digits also, right? These are called as the vascular phenomena. What are the immunological phenomena? Now first we need to understand the concept behind the immunological phenomena. और मुझे आपकी तरफ से एक आंसर चाहिए इसके लिए. अगर आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे, आप अभी तक आंसर करो कि ये जो वेजिटेशन है ये 3 चीजों से मिलकर बना था. What are the vegetations are made up of? There are platelets, fibrin, and the third thing that was there, bacteria. जब भी हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया इज गोइंग टू वर्क लाइक ए एंटीजन. The immune system is going to make the antibody against the antigen. So the antibodies are going to be formed. हमारा immune system जो है, after certain period of time, the antibodies will be produced against the antigen and they will attach with the antigen. So after a while, the antibodies are going to attach on these vegetations also, and they are going to make the vegetation very bulky. Vegetation वापस से बहुत भारी हो जाता है. तो अब अगर ये यहाँ से टूटता, if this vegetation will break out from here, if this vegetation will break out from here, और अगर मैं इस vegetation को देखता हूं, देखिए इसके अंदर क्या क्या है. Here we are having the platelet, the fibrin, the bacteria, और उस बैक्टीरिया के ऊपर क्या चिपका हुआ है, एंटीबॉडी, समथिंग लाइक दिस. सो बेसिकली ये वाला जो वेजिटेशन है, ये वाला जो वेजिटेशन है, इसके अंदर हमारे पास एंटीजन भी है, मतलब कि बैक्टीरिया भी है और एंटीबॉडी भी है. और हमें पता है कि जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स. इसको हम बोलते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज इम्यून कॉम्प्लेक्स. और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बॉडी में अलग अलग जगह जा सकता है टूट के, और जाके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेगा एंड विल क्रिएट सम सिम्टम्स. सो बिकॉज ऑफ दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट कैन हैपन? बिकॉज दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स कैन गो ऑल द वे टू रेटिना, and it can block some of the blood vessels in the retina, and you can see some spots like this. These are called as the Roth spot. So you can see on the retina there will be Roth spot. These vegetations, these immune complex can go and can settle in the terminal part of the finger pulp area. Pulp area में जाके settle हो जाएंगे, and that will lead to Osler node. These are the painful lesions. These immune complex can travel all the way, can settle down in the nephrons. Nephrons immune complex deposit हो जाएंगे and the patient will develop glomerulonephritis. Glomerulonephritis. कभी कभी इन immune complex की वजह से we can have false positive RA factor. Normally तो RA factor positive आता है rheumatoid arthritis के patient में, बट इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस के पेशेंट में भी फॉल्स पॉजिटिव आरए फैक्टर आ सकता है. सो दीज आर द वेरियस प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना. कैसे याद रखेंगे इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना? जो न्यूमोनिक हम यूज करेंगे दैट इज रोग. द इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, द न्यूमोनिक इज रोग. इम्यूनिटी क्या कराती है? इम्यूनिटी विल लीड टू रोग. रोग कराएगी. व्हाट इज रोग? आर स्टैंड्स फॉर रोथ स्पॉट, आर स्टैंड्स फॉर फॉल्स पॉजिटिव आरए फैक्टर, O stands for Osler node, and G stands for glomerulonephritis, ROG, right? So these are the various immunological phenomena. How they are going to frame the question? वो क्या करेंगे? वो ये बोलेंगे all of the following are vascular phenomena except. तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से vascular problems थे और कौन से immunological problems है. आप केवल एक कैटेगरी याद रख लो, immunological, because आसान है याद करना. न्यूमोनिक क्या है? रोग. एंड बाकी के जो भी बच गया वो सारा किधर चला गया? vascular problem. ये जो रोथ स्पॉट होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं. ये और भी डिजीज में देखने को मिलते हैं. दीज आर नॉन स्पेसिफिक. दे आर ऑल्सो सीन इन ल्यूकेमिया, एनीमिया, SLE. So these are seen in some other conditions also. The roth spots are non-specific. They can be seen in leukemia, anemia, or SLE. So this is how the patient is going to present to us. How a patient of infective endocarditis is going to present? He will have high grade of fever with chills because उसके हार्ट के अंदर पस बन रहा है, रिंग एब्सेस बन चुका है. हाई ग्रेड ऑफ फीवर विद चिल्स के साथ वो प्रेजेंट करेगा, एंड ही विल हैव सम ऑफ द वस्कुलर फिनोमिना एंड सम ऑफ द वस्कुलर फिनोमिना.
Once the patient will end up with any of these combination of symptoms, we will be thinking that it might be going towards infective endocarditis. And to diagnose infective endocarditis, we are going to use an important criteria that is called as modified Dukes criteria. Modified Dukes criteria. Very, very important. Modified Dukes criteria. Dukes, what they said is कि in any patient of infective endocarditis, you can identify some major features and some minor features. The major feature he has identified was 2, and he has identified total 5 minor features. So overall, total 7 features were identified in the infective endocarditis patient. And what Dukes has proposed to us is, if you are able to get 2 major feature in any patient out of this total 7, 2 major, yeah, 1 major with 3 minor, or 5 minor. If any of the one is getting cleared, then yes, you can label the patient as infective endocarditis. या तो 2 major मिल जाए, या 1 major with 3 minor or 5 minors. So we need to see that what are the various major and minor features. First, let's talk about the major features. What they said is, if you are suspecting infective endocarditis, you will do the echocardiography. You will do the 2D echo and you will see some changes on the echocardiography. What you might see? You might see some vegetations on the echocardiography. You might see ring abscess. You might see, because कभी कभी इतना ज़्यादा पस बन जाता है वाल के अंदर कि वाल जो है बिल्कुल परफोरेट हो जाता है. So I can say there is going to be a new murmur, new onset of murmur, which was not there earlier, क्योंकि वाल जो है बिल्कुल परफोरेट हो गया कुछ इस तरीके से. If I just make a simple diagram to make you understand. For example, here is the left atria, here is the left ventricle, and this is the mitral valve. These are the cusp of the mitral valve. Normally तो mitral valve पूरा इस तरीके से बंद हो जाता है. Now because what is happening is, for example, this is the thickness of the mitral valve. Now what is happening is कि यहाँ पे पस बन गया, पस बन गया, पस बनने से धीरे धीरे वो mitral valve वहाँ से खराब हो गया. The mitral valve is very much damaged. There significant damage हुआ, and because of significant damage कुछ इस तरीके से बीच में से खप फट गया. So उसकी वजह से जो blood है, it is regurgitating back, right? So there can be a new murmur, there can be ring abscess, there can be vegetation on the echo. You can see any of the one finding on echocardiography. The second thing that was considered as a major feature, that in any patient of infective endocarditis, you must find a bacteria in the blood. And to find the bacteria in the blood, you will do a blood culture. And that is very important part. What they said is that you will take at least 3 set of blood culture. 3 set. 3 set means there will be 2 bottles. 2 bottles of blood culture. 3 set you will take of 2 bottles, 1 aerobic culture and 1 anaerobic. You will take total 3 set of bottles. You will take total 3 set of bottles. मतलब कि total आपने 6 bottles लिए. उसमें से 3 aerobic है, 3 anaerobic है. You will take 6 blood samples on different timing, on different locations. For example, मैं आपको बहुत समझाता हूँ. For example, a patient came to you infective endocarditis. आप सबसे पहला अपना फर्स्ट ब्लड कल्चर का सेट लेंगे. उसके अंदर 2 बॉटल होगी, 1 एरोबिक के लिए, 1 एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए. आपने यहाँ से राइट क्यूबिटल फोसा से सैंपल निकाला एंड यू आर गोइंग टू इंजेक्ट सम ब्लड इन द 1 बॉटल एरोबिक, 1 एनएरोबिक. ये एक सेट हो गया. देन 1 घंटे के बाद में यू विल टेक द ब्लड सैंपल फ्रॉम अनदर साइड. अगेन you will take 1 set, 1 aerobic, and you will send it to the lab. So basically you have set 3 set of samples. You have sent 3 set of samples, 1 aerobic, 1 anaerobic to the lab, and at least 2 has to be positive. At least 2 set should be positive for same bacteria. मान लीजिए कि आपने जो फर्स्ट सेट लिया था उसके अंदर स्टेफ ओरियस ग्रो हुआ है, तो एक और ऐसा बॉटल होना चाहिए जिसके अंदर स्टेफ ओरियस ग्रो हो रहा है. तो 2 सैंपल सेम बैक्टीरिया का कल्चर दिखाना चाहिए. सो दीज आर द 2 मेजर फीचर्स एंड दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं. What are the 2 major features in the Dukes criteria? You will do the echo, at least you will see some vegetation, some pus, abscess will be there.
सेकेंड, यू विल टेक अ ब्लड कल्चर एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया. कितने कल्चर पॉजिटिव आने चाहिए, कम से कम हाउ मेनी कल्चर शुड बी पॉजिटिव टू बी कंसिडर्ड एज अ मेजर क्राइटेरिया. टू ब्लड कल्चर शुड बी पॉजिटिव फॉर सेम बैक्टीरिया. 2 पॉजिटिव आने ही आने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट दे हैव गिवन अ रिलैक्सेशन. उन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है कि स्टेफ ओरियस, एंटेरोकोकस, इन सब के लिए तो 2 ब्लड कल्चर पॉजिटिव आएंगे तभी हम उसको मेजर मानेंगे. बट फॉर कॉक्सियलिया ब्रूनेटी, what they said is कि even one culture is sufficient. Even one blood culture positive is considered major. बाकी सारे बैक्टीरिया के लिए तो 2 कल्चर पॉजिटिव आने ही आने चाहिए, लेकिन कॉक्सिलिया ब्रूनेटी के लिए उन्होंने बोला कि अगर एक भी पॉजिटिव आएगा ना तो भी हम मान लेंगे कि हाँ मेजर फीचर सेटिस्फाई हो गया. सो ये 2 मेजर हो गए. 2 मेजर याद कैसे करना है, दोनों इन्वेस्टिगेशन है, एक इको है, एक ब्लड कल्चर है. कितने ब्लड कल्चर पॉजिटिव आने चाहिए, 2 ब्लड कल्चर. टोटल कितने सेट लेते हैं, 3 सेट लेते हैं, उनमें से कितने पॉजिटिव आने चाहिए, 2. एंड इन वन सेट हाउ मेनी एरोबिक, हाउ मेनी एनारोबिक, 1 एरोबिक 1 एनारोबिक. नाउ कमिंग टू द माइनर फीचर्स. The minor features are like the events that is happening in a patient of infective endocarditis. What are the events? That first, there has to be presence of risk factor. Presence of risk factor. That is a minor feature. Risk factor क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि valvular problem, valvular defects such as mitral regurgitation, mitral stenosis, IV drug abusers, that is also risk factor. So risk factor is a minor feature. Then the first symptoms, the fever, there will be any vascular phenomena. मैंने आपको बहुत सारे vascular phenomena बताया. These vascular phenomena is considered as the minor. Any vascular phenomena, any immunological phenomena. And lastly there is going to be, अच्छा ये बताइए कितने ब्लड कल्चर पॉजिटिव आने ही आने चाहिए टू से इट एज अ मेजर क्राइटेरिया सेटिस्फाइड. 2. अगर एक ही पॉजिटिव आता तो उसको हम मेजर नहीं बोलते, उसको हम बोलते माइनर क्राइटेरिया. सो इफ ओनली 1 ब्लड कल्चर इज पॉजिटिव, if only 1 blood culture is positive, which is also referred as microbiology evidence. So these are the 5 minor features. These are the 5 minor features. एक बार इसको रिवाइज करके याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है. टोटल 7 फीचर्स है. There are 2 investigation and 5 clinical features. What are the 5 clinical features? Risk factor, fever, vascular phenomena, immunological phenomena, and how many blood culture positive? 1. That is minor. What are the 2 major? Echo पे क्या दिखना चाहिए? Vegetations. And secondly, blood culture should be positive. At least how many? 2. There is only one exception. For Coxiella bruneti, even if the one is coming positive, we'll say okay, fine. It will work for us. It is a major. How we are going to treat? When the patient initially will come, we will give the empirical antibiotics. Because it's a bacterial infection, so initially we will give the empirical antibiotics, and which will be followed by change in the antibiotic according to the blood culture report. क्योंकि 72 आवर्स 96 आवर्स पे हमारे को ब्लड कल्चर की रिपोर्ट मिल जाएगी और उसमें हमें रिपोर्ट ये बता देगी कि इसको किस चीज़ का इन्फेक्शन है और वो बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है. सो वी विल चेंज द एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू द ब्लड कल्चर रिपोर्ट. सो चेंज द एंटीबायोटिक according blood culture sensitivity report. Right? So this is all about the infective endocarditis. This is all about the infective endocarditis. If we summarize the infective endocarditis, the most common cause Staph aureus. The highest risk it is seen with mitral regurgitation. सबसे कम रिस्क किसको, कौन से कार्डियक लीजन में सबसे कम रिस्क है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट. When it comes to subacute bacterial endocarditis, SABE, the causative organ is Streptococcus viridans. When it comes to vascular phenomena, there are many vascular phenomena. Nails के अंदर हमारे को कौन से hemorrhage देखने को मिलते हैं? Splinter hemorrhage. We can have the black spots on the palm and sole. These are called as the Janeway lesions. Painful होता है या painless होता है Janeway lesion? They are painless.
स्प्लीन के अंदर वी कैन हैव द स्प्लीनिक एब्सेस. These are the vascular phenomena. When it comes to immunological phenomena, the mnemonic for the immunological phenomena was रोग. आई के अंदर क्या देखने को मिलता है? रोथ स्पॉट. फिंगर के अंदर ओस्लर नोड. These osler node are going to be painful. And किडनी के अंदर we are going to have the glomerulonephritis. Glomerulonephritis immune complex के डिपॉजिट होने की वजह से. डायग्नोज करने के लिए we have the modified Dukes criteria. Modified Dukes criteria, that is for the diagnosis of infective endocarditis, right? So the main concept was it was evolving around the concept of the vegetation. अब ऐसा नहीं है कि वेजिटेशन केवल इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस में देखने को मिलता है. वेजिटेशन हमें एक और जगह भी देखने को मिलते हैं, दैट इज एसएलई. फॉर एग्जांपल अ पेशेंट इज हैविंग मलार रैश, मींस की बटरफ्लाई रैश हो रखा था यहाँ पे फेस एरिया में, यहाँ पे बटरफ्लाई रैश था, दैट वाज सजेस्टिव ऑफ एसएलई. एसएलई वाले पेशेंट में भी एसएलई की वजह से देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन ऑन बोथ द साइड ऑफ वाल. वाल की दोनों साइड में वेजिटेशंस बन जाते हैं कुछ इस तरीके से. फॉर एग्जांपल here you can see the vegetations and which are going to be formed on both the side. और ये जो वेजिटेशन है ना, इनका शेप बिल्कुल अलग है. ये जो वेजिटेशन है ये कैसे दिख रहे हैं आपको? these vegetations are looking like a wart. These are the wart like vegetations. These are wart like vegetations. wart और wart को डर्मेटोलॉजी में लिखते हैं वेरुका. These are the verrucous vegetations. These are the verrucous vegetations. wart like vegetations और verrucous vegetations. So अगर एसएलई के पेशेंट में एसएलई की वजह से एंडोकार्डियम में प्रॉब्लम हो जाए, एंडोकार्डियम मतलब कि हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर में प्रॉब्लम हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज लिम्बनसेक एंडोकार्डिटिस. एसएलई की वजह से प्रॉब्लम हुआ, सो लिम्बनसेक एंडोकार्डिटिस. एंड लिम्बनसेक एंडोकार्डिटिस में जो वेजिटेशंस बनते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द वेरुकस वेजिटेशंस और द वार्ट लाइक वेजिटेशन. Verrucous or wart-like vegetations, right? So that is just a differential to be kept in mind when it comes to vegetation. Vegetation हमको infective endocarditis में भी देखने को मिलते हैं, SLE में भी होते हैं. SLE में जो vegetation होते हैं वो वार्ट जैसे दिखते हैं, so these are called as verrucous vegetation, and if that is there, this is called as Limbenseck endocarditis, right? This is all about the infective endocarditis. Thank you.